हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल जी के स्टेट बाय आशिफ ताफिन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा था कृषि एग्रीकल्चर, उससे संबंधित आज एक नया पॉइंट या उसके आगे कुछ नया लेकर आए हैं। तो जो लोग या जो बच्चे हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जल्द जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं आज क्या लेकर आए हैं आपके लिए मुख्य फसलें। यहाँ पर कृषि से संबंधित चल रहा है, तो कृषि से ही संबंधित आपके लिए कि मुख्य फसलें हमारे भारत में कौन कौन सी उगाई जाती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये 10th NCERT का जो चैप्टर चल रहा है कृषि, उससे संबंधित है सब कुछ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम जल्द ही एक सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके मेन पार्ट से मेन जो क्वेश्चन है वहाँ से कराई जाएगी। चलिए तो इसको देखते हैं हम मुख्य फसलों में कि भारत में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धतियों में अंतर के कारण, यानी हमारे भारत में मिट्टी के कारण अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दूसरे राज्य में किसी दूसरे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टियों को देखते हुए, वहाँ की जलवायु को देखते हुए अलग अलग जगहों की, और कृषि पद्धतियों में अंतर, यानी हमारे यहाँ किसी अन्य प्रकार से कृषि की जाती है, अन्य राज्य में किसी अन्य प्रकार से कृषि की जाती है। तो इसके के अनुसार इनके अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ से हम एक चीज और समझेंगे, अभी यहाँ पर आया जैसे खाद्य और अखाद्य फसलें। तो खाद्य फसलें जैसे कि नाम से इसके से जान रहे हैं हम, खाद्य जो खाने वाली फसलें हैं, जैसे हम इसमें इसके उदाहरण में देखेंगे, जैसे दालें हैं, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, ये सभी किसमें आती हैं, हमारी खाद्य फसलों में आती है। तो यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है, आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि खाद्य फसलें कौन सी होती हैं। तो जो हम खाने पीने के योग्य में लेकर आते हैं वह हमारी क्या फसल, कौन सी फसलें होती हैं, खाद्य फसलें होती हैं। अब अखाद्य फसलें क्या होती हैं, तो जैसे कपास, जूट, इन जिन जिन चीजों जिन फसलों का हम व्यापारिक रूप में या अन्य किसी कार्य के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें हम अखाद्य फसलें कहते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार की फसलें होती, खाद्य और अखाद्य। ठीक है, तो उगाई जाती हैं, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो है वो कौन कौन सी हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में जो मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो कौन सी हैं, चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सभी हमारे यहाँ हमारे भारत में जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं यह है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी मुख्य फसलें, उदाहरण दे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, और खाद्य और अखाद्य फसलें भी दिया जा सकता है ऑप्शन के बहुविकल्पी के रूप में आप लोगों को, MCQ के रूप में। तो आप लोग ये भी याद रखें कि खाद्य फसलें कौन सी होती हैं और अखाद्य फसलें कौन सी होती हैं। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। आगे हम चलते हैं कि चावल हमारे भारत में देखें तो भारत में अधिकांश लोगों के खाद्यान्न चावल की कृषि प्राचीन काल से ही होती है। यानी हमारे भारत का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसमें हम कहें तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की सबसे बड़ी जो खाद्य फसल है वह कौन सी है, तो चावल ही है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाने वाली फसल भारत की कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो कौन सी है, चावल ही है। और दूसरे नंबर पर विश्व में हमारा भारत जो है वो किस नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर देखें, भारत जो है चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल का, उसके बाद जो भारत है हमारा वह दूसरे स्थान पर, उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कई क्वेश्चन हमने बताए आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन यह हुआ कि सबसे अधिक जो चावल उत्पादन करता है भारत, किस फसल की उत्पादन करता है, किस फसल का उत्पादन करता है, तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में हमारे यहाँ कौन सी कृषि की जाती है, कौन सी खेती की जाती है, तो चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और
विश्व में किस स्थान पर आता है, तो विश्व में चीन के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। ठीक, और यहाँ से पूछा जा सकता है कि चावल की जो फसल है वह किस में आती है, तो किस में आती है, आपकी खरीफ की फसल में आती है। कौन सी फसल में आती है, यहाँ से पूछा जा सकता है खरीफ की फसल में कौन सी फसल आती। ऑप्शन दे दिया, अगर उसमें चावल है और अन्य नहीं है जो खरीफ की फसलें होती हैं तो वह आप यहाँ से पहचान लेंगे। वैसे हम आप लोगों को तीनों चीजें ये करा चुके हैं, रबी खरीफ जायद, तो 3 प्रकार की फसलें हमारे यहाँ मुख्य रूप से की जाती हैं। तो जो चावल है हमारी किस में आती है, खरीफ की फसल में आती है। यहाँ से कुछ और पॉइंट दिए गए थे आपकी बुक से कि इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जहाँ पर जो तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो वहां पर ये चावल की खेती की जा सकती है। दूसरा है कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कितना पानी। तो आप लोग जब जो चावल की कृषि है वह पानी में ही जो खेत होते हैं हमेशा भरे रहते हैं, तो इसलिए 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा है इसके लिए आवश्यक है। अब इसके लिए मिट्टी कौन सी आवश्यक, यहाँ से पूछा जा सकता है, या जीके की दृष्टि से हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो चावल के लिए जो काली मिट्टी आपकी होती है, जो काली मिट्टी होती है और दोमट मिट्टी होती है, वह इसकी खेती के लिए, इसकी कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक। आई होप सभी को समझ में आएगा अच्छे से। इसके आगे भी हम चलते हैं। चलिए तो आगे अब हम देखते हैं गेहूं। गेहूं की जो फसल है वह कहाँ पर की जाती है, किस तरह से, और मोटे अनाज, बाजरा, और इसके बारे में हम देखेंगे। तो गेहूं जो है भारत की दूसरी बड़ी खाद्यान्न फसल है। पहली खाद्यान्न फसल अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल जो है भारत की वह क्या है, चावल। अब दूसरी जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वह है गेहूं। अब इसके बारे में देखते हैं कि यह इसके लिए तापमान क्या आवश्यक होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान। और कौन सी मिट्टी इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, तो यह दोमट मिट्टी होती है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के जरूरी है इसके लिए। उत्पादक क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह चीज आप लोगों को बहुत जरूर से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में जो है, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर गेहूं की खेती की जा सकती है, चावल की खेती की जा सकती है। तो ये चीज आप लोग जरूर याद कर लें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्य में किधर पड़ते हैं, ये चीज आप लोग जरूर याद कर लें। या नहीं तो मैं हम एक वीडियो सभी के लिए जो भी फसलें हैं आपकी उससे संबंधित एक वीडियो मैप के वाइज जरूर डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप दूसरी देखेंगे मोटे अनाज। तो मोटे अनाज कौन से होते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मोटे अनाज में ज्वार आता है आपका, कौन सा, ज्वार। और यहाँ से देखेंगे भारत की तीसरे सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल, तीसरी सबसे बड़ी जो खाद्यान्न फसल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ से। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दूसरी सबसे बड़ी जो थी आपकी गेहूं, पहली चावल, और तीसरी जो सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है वह क्या है, आपकी ज्वार है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको जरूर याद कर लें। और यह आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है क्योंकि इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो आर्द्र भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें अधिक उगाई जाती है। तो उत्पादक क्षेत्र देखेंगे इसके क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो राज्य हैं वहां पर ज्वार की अधिक खेती की जाती है हमारे भारत में। आगे चलते हैं हम बाजरा। तो इसकी खेती बलुई और उथली काली मिट्टी पर होती है। जो बलुई और उथली काली मिट्टी, यहाँ से मिट्टियां हैं आपकी, या जो किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये चीज आप लोग अवश्य याद रखें। तो देखेंगे कहाँ पर की जाती है जो हमारे उत्पादक क्षेत्र है भारत में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहाँ पर ये बाजरा की खेती की जाती है। आगे देखेंगे मक्का। मक्के की जो फसल है उसका उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों में किया जाता है। यहाँ से एक चीज याद रख सकते हैं कि कौन सी फसल है जिसका खाद्यान्न चारा दोनों उपयोग किया जाता है, तो वह है आपकी मक्का। उत्पादक क्षेत्र क्या है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनके राज्य आप लोग अवश्य याद रखें। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वह शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
आगे देखेंगे तो हम दालों का भी हमारे भारत में मुख्य फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखेंगे भारत दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? भारत है। और उत्पादक के साथ साथ उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर होता है आप लोग को समझेंगे। उत्पादक यानी जो चीज उत्पादन की जाती है, जो कोई भी व्यक्ति उस चीज का उत्पादन करता है यानी उसको उगाता है तो उसे उत्पादक बोलते हैं। और उपभोक्ता जो उस चीज का उपभोग करता है उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो भारत उत्पादन भी अधिक करने वाला और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता वाला देश भारत ही है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे यहाँ अरहर, उड़द, मूंग, मटर, चना आदि भारत की प्रमुख दलहनी फसलें। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि दलहनी फसलें कौन सी होती हैं। तो इन्हें ही हम दलहनी फसलें कहते हैं। जो दालें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दलहनी फसलें कहते हैं, जिसमें अरहर, उड़द, मूंग, मटर, चना, ये आप लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें चल रही हैं, आप लोग इनको अवश्य याद कर लें कि दलहनी फसलें किन्हें कहते हैं। और जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट बहुत ही, ठीक है। तो देखेंगे दालों का जो उत्पादन है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो कौन से उत्पादक क्षेत्र है हमारे भारत में, इन राज्यों के बारे में जानेंगे। ये आप लोग मैप पे मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से आप लोग अवश्य याद कर लें कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि दालों का उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन सा राज्य है, तो आप उसको दर्शाइए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि जो क्षेत्र हैं हमारे भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं दालों के। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे कि खाद्यान्न फसलें, ये सारी जो हमारी थी क्या थी? खाद्यान्न फसलें। अब कुछ खाद्य फसलें और भी हैं जिनको हम जानेंगे। तो पहली चीज है हमारी गन्ना। गन्ना हमारे भारत में बहुत ही मात्रा में किया जाता है। तो देखें किस उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में गन्ने की फसल अच्छी होती है। तो पूछा जा सकता है किस जलवायु, कौन सी जलवायु गन्ने के लिए अच्छी रहती है। तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये चीज आप लोग याद रखें कि कौन सी जलवायु? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, आगे देखेंगे हम ब्राजील के बाद जो भारत है वह हमारा गन्ने के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। यानी सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, और उसके बाद जो भारत है वह हमारा दूसरे नंबर पर आता है। किसके उत्पादन में? गन्ने के उत्पादन में। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि अब हमारे भारत में कौन से उत्पादक राज्य हैं जो गन्ने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो राज्य हैं यह गन्ने के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए, तो आगे अब हम देखते हैं तिलहनी फसलें कौन सी होती हैं, कौन से क्षेत्र में ये की जाती हैं। तो आगे हम देखेंगे भारत में बोए गए क्षेत्र का लगभग 12% जो भाग है अनेक तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। भारत के 12% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें कौन सी फसलें आती हैं देखेंगे तो मूंगफली, नारियल, सरसों तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि जो तिलहनी फसलें कौन सी होती हैं तो जिनसे तेल प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो मूंगफली, नारियल ये सभी किस में आते हैं? तिलहनी फसलों में आते हैं। इनका मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है वह क्या है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये क्या है? इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें इसको। आगे देखें हम चाय। तो चाय एक रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाली फसल है। यहाँ पे इसको याद रखेंगे किस फसल में आती है? रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। भारत का विश्व में चाय उत्पादक एवं निर्यातक दृष्टि से क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है चाय उत्पादन में और उसके निर्यात करने में। निर्यात क्या होता है आप लोगों को यहाँ से बता दें, जब कोई भी चीज हमारे यहाँ अधिक उत्पादित होती है हम दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? निर्यात। आयात उसका उल्टा, जब कोई चीज हमारे यहाँ कम होती है तो हम दूसरे जगह से जब हम मंगाते हैं उसे तो आयात बोलते हैं। निर्यात जब हम उसे दूसरे स्थान पर भेजते हैं किसी चीज को जो हमारे यहाँ अधिक हो रही तो वह निर्यात कहलाता है। तो इस दृष्टि से निर्यात में जो चाय के निर्यात में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किन किन क्षेत्रों में यह की जाती है देखेंगे तो हम असम, पश्चिम बंगाल,
जलपाईगुड़ी और तमिलनाडु जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे देखें हम कॉफ़ी, तो भारत में कॉफ़ी जो है अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे यहाँ की जो कॉफ़ी है वह अपनी एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, यानी अच्छी किस्म की कॉफ़ी हमारे यहाँ उत्पादित की जाती है जो विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यह कहाँ पर उत्पादित की जाती है, उत्पादक क्षेत्र इसके जानेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं और बाबा भूटान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये की जाती हैं। अखाद्य फसलों में देखेंगे, अभी तक हम खाद्य फसलें पढ़ रहे थे। अखाद्य फसलों में जैसे रबर, तो रबर मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में की जाती है। अब यहाँ पर एक और फसलें आपके यहाँ पर आती हैं कि रेशेदार फसलें कौन सी होती है। रेशेदार फसलों में तो आपकी कपास आता है। कपास जो मूल स्थान भारत को माना जाता है। कपास यानी हमारे भारत का मूल जो इसका जन्म माना जाता है वह भारत में ही माना जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कपास का जो मूल स्थान है वह क्या है, भारत ही है। इसी तरह इसमें एक और रेशेदार फसलों में आती है जूट की फसल, जिसको यहाँ से पूछा जा सकता है सुनहरा रेशा। यहाँ पे आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो यह जूट को कहा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका यह जो टॉपिक चल रहा था कृषि एग्रीकल्चर, यह भी आज समाप्त होता है। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसी के साथ धन्यवाद।